कल हम लोगों ने लास्ट क्लास में क्या डिस्कस किया था? एलिमेंट ऑफ क्लास, सॉरी, एलिमेंट ऑफ कॉस्ट। एक बार इसको और भी डिस्कस कर दे रहा हूँ, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। वेरी आईपी में इसको डाल देना, ठीक है। ये अगर टॉपिक आपको क्लियर रहेगा तो मैंने कल भी बताया था, ये 20 से 25 नंबर आपको एटलीस्ट एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। एलिमेंट ऑफ कॉस्ट या क्लासिफिकेशंस ऑफ कॉस्ट। क्लासिफिकेशंस का मतलब क्या होता है? बंटवारा। कभी भी हम किसी भी चीज़ को बंटवारा करते हैं तो हमें उसका कुछ ना कुछ बेस क्राइटेरिया तैयार करना पड़ता है, ठीक है। हमने देखा था कि कोई भी सामान अगर बन के तैयार होता है तो वो कई सारी चीज़ों से मिलके तैयार होता है। आखिर में इस खर्चे को कैसे कैसे बांटा जाए या कैसे कैसे इसको तय किया जाए। बंटवारे का मतलब है यहाँ पे क्लासिफिकेशन हमारा जनरली किस क्यों किया जाएगा क्लासिफिकेशन? जनरली हम लोग एनालिसिस पर्पज के लिए क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन। मैंने बोला था कि आप अगर घर बनवा रहे हो तो बहुत तरह के खर्चे होते हैं, लेकिन एक खर्चे को हम लोगों ने एक जगह पर लिखा था और दूसरे वाले खर्चे को अलग। कौन से वाले खर्चे को अलग अलग लिखा था? जैसे मैं कहूँ घर बनवाते हो तो आप कई सारे खर्चे करते हो, जैसे आप बालू सीमेंट मिट्टी छड़ वगैरह इस्तेमाल कर रहे थे, लेबर वगैरह को मजदूरी दे रहे थे और साथ ही साथ में चाय पानी नाश्ता के खाना भी चल रहा था। तो आप दोनों खर्चों को अगर बोला जाए कॉपी पे लिखो तो आप जो बिल्डिंग से रिलेटेड खर्चे थे एक साइड लिखते हो और चाय पानी नाश्ते वाले खर्चे को भी लिखते हो, लेकिन उसको दूसरे साइड में लिखते हो। आपका भी पर्पज क्या होता है, क्यों आप अलग अलग लिखते हो? ताकि आपको भी इस बात की समझ हो सके कि आखिर में घर बनने में मेन कितने खर्चे लगे हैं और कुल मिला के हमारे एक्स्ट्रा खर्चे कितने लगे हैं। ये जो छोटे मोटे खर्चे हैं, चाय पानी का खर्चा है, वो कितना लगा है। हम ये बंटवारा क्यों करते हैं? बंटवारे को तो हम बहुत सारी चीज़ों के बारे में समझेंगे। बंटवारे का एक खास पर्पज यहाँ पे होगा एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब हम एक एक चीज़ों को देखेंगे कि कहाँ पे कितना खर्चा लगना चाहिए था, वो खर्चा उतना ही हुआ या उससे कहीं ज़्यादा तो नहीं हुआ। कहाँ पे हमें ज़्यादा खर्चे को कंट्रोल करने के लिए ध्यान देने की ज़रूरत है और कहाँ पे हमें कम ध्यान देने की ज़रूरत है, ठीक है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। फिर मैंने बात किया था एलिमेंट। एलिमेंट का मतलब क्या होता है? तत्व। जैसे हम लोगों ने बोला था कि हमारी बॉडी 5 एलिमेंट से मिलकर बना है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, पंचतत्वों से बना है। उसी तरह कॉस्ट में भी बोलता है कि कोई भी सामान, मैंने बात किया था हम कॉस्ट में किसकी बात करते हैं? कॉस्ट का मतलब खर्चे के बारे में। हम जो कुछ भी बनाते हैं उसके पीछे कितना खर्चा लगा है वही हमें क्या बताता है? कॉस्ट अकाउंटिंग बताता है। हमने बोला दो चीज़ का हम क्या करते हैं? प्रोडक्शन करते हैं, या तो वो गुड्स का प्रोडक्शन हो सकता है या तो सर्विसेज का। हमने बोला था सर्विसेज का प्रोडक्शन हम सबसे लास्ट चैप्टर में पढ़ेंगे। अभी हम केवल और केवल किसके प्रोडक्शन के बारे में बात करें? गुड्स के बारे में। हम एक सामान बना रहे हैं तो आखिर में सामान जो बना होगा उसमें भी कई सारे खर्चे लगे होंगे, बहुत सारे मटेरियल लगा होगा, बहुत तरह के लेबर्स लगे होंगे और बहुत भी हमारे छोटे मोटे खर्चे हुए होंगे। हमें इसी खर्चे को क्या करना है? रिकॉर्ड करना है या क्लासीफाई करना है। तो सबसे पहले बात किया जाए कि कॉस्ट अकाउंटिंग कितने तत्वों से मिलकर बनता है, कितने एलिमेंट्स इसमें शामिल होते हैं। जैसे हमारे सभी 5 तत्व, वैसे ही कॉस्ट अकाउंटिंग होता है कि हमारा भी जो गुड्स फाइनली तैयार हुआ है उसमें भी कितने तत्वों का हेल्प है? 3। किसका किसका? मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस, ठीक है। और उसी 3 तत्वों के बारे में क्या करेगा? क्लासिफिकेशंस की बात करेगा। लेकिन हमने भी फिर उसमें देखा था कि ये जो तीनों चीज़ इस्तेमाल हो रहा है जिससे मिलकर हमारा फाइनल प्रोडक्ट तैयार हो रहा है, उसमें कुछ डायरेक्ट नेचर के थे और कुछ इनडायरेक्ट नेचर के थे, ठीक है। उनके बिहेवियर को देखा जाए तो कुछ डायरेक्ट में इसमें यूज़ हो रहे थे। जैसे अगर घर देखा जाए तो इसमें बालू सीमेंट गिट्टी छड़ ये डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी खर्चे थे जो इसमें डायरेक्टली इस्तेमाल होते हुए भी वो डायरेक्टली नहीं दिख रहे थे। जैसे पानी इस्तेमाल हुआ, लेकिन पानी को आप फील कर पा रहे हो? शायद नहीं। इसमें बहुत सारे फेविकोल वगैरह या केमिकल्स वगैरह इस्तेमाल किया गया होगा, क्या आप उसको देख पा रहे हो? शायद नहीं, ठीक है। घर की ढलैया हुई होगी, जनरेटर वगैरह चालू हुआ होगा, उसमें डीजल वगैरह लगा होगा, क्या आप इसको इसमें देख पा रहे हो? नहीं। तो कुछ ऐसे हमारे मटेरियल होंगे जो डायरेक्टली हम फील कर पा रहे होंगे, देख पा रहे होंगे, छू पा रहे होंगे, और कुछ ऐसे भी मटेरियल हैं जो या तो डायरेक्टली नहीं लगे होंगे या लगे भी होंगे तो उनको हम देख छू नहीं पा रहे होंगे या उन्होंने हेल्प किया होगा, ठीक है। तो हम लोगों ने सबसे पहले इसको किस हिसाब से बंटवारा किया था? हम लोगों ने इसको नेचर के हिसाब से ये सबसे पहले क्या कर दिया था? 2 पार्ट में क्लासीफाई कर दिया था। एक डायरेक्ट नेचर के कुछ खर्चे हो सकते हैं, ठीक है, डायरेक्ट, ठीक है। और एक हमारा किस नेचर का हो सकता है? इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट कॉस्ट 2 तरह के हो सकते हैं, डायरेक्ट नेचर के, इनडायरेक्ट नेचर के। और अब यहाँ से हम लोगों ने एलिमेंट वाइज इसको क्या करना शुरू किया था? क्लासीफाई करना शुरू किया था कि चाहे वो डायरेक्ट हो या इनडायरेक्ट, कितना एलिमेंट से मिलकर बनेगा? 3। नाम क्या था? मटेरियल, लेबर और तीसरा हमारा क्या था? एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस,
इन तीन चीज़ों से मिलकर बनता है, चाहे वो डायरेक्ट नेचर का हो या इनडायरेक्ट नेचर का। मटेरियल, लेबर और तीसरा एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी को शॉर्ट फॉर्म में हम लोगों ने, क्योंकि ये डायरेक्ट में क्या है मटेरियल है, इसको इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, डायरेक्ट मटेरियल। ये डायरेक्ट में लेबर है, इसलिए हम इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोल सकते हैं, डायरेक्ट लेबर। और ये डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ठीक है, इसी तरह इसको इनडायरेक्ट IDTM इनडायरेक्ट मटेरियल, IDL इनडायरेक्ट लेबर और IDE इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस बोला जा सकता है। ठीक है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का मतलब क्या होता है, मैंने क्लासिफिकेशंस करने के कुछ बेस बताए थे, याद है? मैंने 3-4 बेस आपको बताए थे कि किस हिसाब से हमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट बांटना पड़ेगा। डायरेक्ट का मैंने पहला बेस क्या बताया था, डायरेक्ट बांटने का मैंने पहला बेस क्या बता रखा था कि ऐसा मटेरियल, अगर मैं एक एक की बात करूँ, चलो मैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की बात कर रहा हूँ। डायरेक्ट का मतलब क्या होता है, जिसका प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो। ठीक है, डायरेक्ट कॉस्ट का मतलब ऐसा कॉस्ट जिसका प्रोडक्शन में डायरेक्टली इन्वॉल्वमेंट हो, और इनडायरेक्ट का मतलब वो केवल सपोर्ट में हो सकता है। डायरेक्ट में 3 चीज़ें हो सकती हैं, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेस। डायरेक्ट मटेरियल किसे कहते हैं, वो मटेरियल जिसका हम प्रोडक्शन में सीधा सीधा इस्तेमाल कर रहे हैं और जो प्रोडक्शन का बहुत बड़ा हिस्सा कवर किए हो। मैंने बताया था ना कि कॉस्ट अकाउंटिंग के हिसाब से मटेरियल लगभग 50 से 60% टोटल कॉस्ट का कवर किया होता है, लेबर 30 से 40% और रिमेनिंग हमारा एक्सपेंसिव। कहते हैं आज घर बनवाओ तो सबसे ज़्यादा खर्चा किसका लगता है, मटेरियल्स का, और लगभग उतने ही के बराबर ही हमारा क्या लग जाता है, मजदूरी, लेबर का खर्चा, और थोड़े मोड़े हमारे छोटे मोटे खर्चे होते हैं। तो ये 3 तरह के खर्चे होते हैं जिसको कॉस्ट अकाउंट क्या करता है, क्लासिफाई। ठीक है, तो डायरेक्ट मटेरियल क्या है, जिसका हम डायरेक्टली इस्तेमाल कर रहे हैं। जैसे मैंने बात कर दिया क्या क्या, ये जो भी सारी चीज़ें आप फील कर पा रहे हो, देख पा रहे हो मटेरियल के रूप में, ये सारी चीज़ें क्या है, डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है, तो इनडायरेक्ट मटेरियल क्या हो जाएंगे, तो मैंने आपको बता रखा था, डीजल हो गया। ठीक है, आपका आपने लेबर को खाने पीने के लिए कोई खाने का आइटम लाया, वो भी तो मटेरियल है। चाय पानी का खर्चा करा है, ये भी क्या है, मटेरियल है। पानी पीने के लिए दिया, वो भी क्या है, मटेरियल है। तो ये क्या उनका डायरेक्टली हमने घर बनाने में इस्तेमाल किया है, क्या घर सही से बने, लेबर सही से काम करे, उसके लिए किया गया है, सही से काम कर सके, पर वो मटेरियल है। लेकिन क्या वो डायरेक्टली इन्वॉल्व है काम करने में या इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, इनडायरेक्टली सपोर्ट है, तो वो क्या बन जाएगा। दूसरा मैंने बोला था कि कई बार आपको डायरेक्ट दिखते हुए भी वो डायरेक्ट नहीं दिखेगा, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या होती है, इनसिग्निफिकेंट। मैंने बोला था कि अगर मैं ये कपड़ा सिलवाने जाऊँ तो कपड़े में बेसिक अगर तीन चीज़ की हेल्प किया जाए। जैसे मैं कहूँ कि ये कपड़ा, दूसरा इसको सिलने के लिए थ्रेड, धागा, और तीसरा इसमें लगने वाला बटन, ये 3 चीज़ चाहिए, और तीनों ही चीज़ क्या है, मटेरियल है। लेकिन मैंने बोला था कि अगर कपड़ा जरा सा छोटा बड़ा कट गया तो बहुत बड़ा इम्पैक्ट आ सकता है हमारे क्वालिटी पे। किसी कस्टमर ने आपको कपड़ा सिलने के दिया, उसने एकदम फिटिंग अपना ला दिया था कि भैया देखो इतना इसके हिसाब से कपड़ा सिलना है, 1 इंच कम या ज़्यादा हो जाए कपड़ा बर्बाद हो सकता है। लेकिन अगर धागा 1 या 2 फीट लंबा या छोटा कट जाए तो क्या बहुत बड़ा ऊंचा आ जाएगा, 1-2 बटन ज़्यादा लग जाएगा तो कोई बहुत बड़ा अंतर आ जाएगा, नहीं। तो कपड़ा हमारा क्या बन जा रहा था, डायरेक्ट मटेरियल, और हमारा धागा और बटन क्या बन जा रहा था, इनडायरेक्ट। जबकि वो डायरेक्टली इस्तेमाल हो रहा है पर उसका वैल्यू इतना लो है कि वो डायरेक्ट होते हुए क्या बन जाएगा। मैंने बोला था ये वाइट बोर्ड, ये मैंने 6 फुट का मान के चलो ये बोर्ड था, मैंने इसको 6 फुट दीवार में जगह छोड़ा था ताकि दीवार में से अंदर जाकर फिट हो जाएगा। लेकिन गलती से उसने 5 फुट 11 इंच बना दिया, 1 इंच छोटा कर दिया। क्या लगता है कि हमारा एरिया जो छोड़ा था उसमें फिट आ पाएगा, नहीं। पलंग आपने छोड़ा था 6 फुट का, उसमें हल्का सा छोटा वो कट गया, क्या लगता है वो फिट बैठेगा भाई, गिर जाएगा। तो हल्का सा कम ज़्यादा होने की वजह से पूरा मटेरियल या क्वालिटी क्या हो गया, डिस्ट्रॉय हो गया। इसको हम क्या बोलेंगे, बैड मटेरियल, जिसका थोड़ी सी गड़बड़ी बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल देगी, ये हमारे क्या होते हैं, डायरेक्ट। लेकिन वहीं पे 1-2 कांटी ज़्यादा, भाई पलंग को बनाने में, बाइक को बनाने में इसमें कीट वगैरह भी लगा होगा, 1-2 कीट ज़्यादा लग जाए तो क्या बहुत बड़ा भूचाल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। थोड़ा सा फेविकोल कम ज़्यादा लग गया, क्या भूचाल आ जाएगा, नहीं आ जाएगा। तो ऐसे मटेरियल डायरेक्ट देखते हुए भी किस नेचर के बन जाते हैं, इनडायरेक्ट, वजह सिग्निफिकेंट वैल्यू उनके पास नहीं है। ठीक है, चलो लेबर में मैंने बात किया, लेबर भी 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर जो हम लोगों ने किनको बात किया था, वो लेबर जो डायरेक्टली इस पेन को बना रहे होंगे, वही केवल क्या होते हैं, डायरेक्ट लेबर।
जिनको हम आम भाषा में मजदूर बोलते हैं। मजदूर वो पर्सन होते हैं जो डायरेक्टली क्या कर रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो जितने भी अगर हम डायरेक्ट लेबर की बात की जाए तो उसमें केवल वही पर्सन शामिल किए जाएंगे जो डायरेक्टली इस पेन को क्या कर रहे होंगे, बना रहे होंगे। लेकिन इसके अलावा भी हमारे पास कई सारे लेबर होते हैं। मैंने एक सुपरवाइजर लगा रखा था जो सबको देख रहा है सही से काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हमारे ऊपर एक मैनेजर है, एक अकाउंटेंट है बैठा हुआ है, हमारे बॉस बैठे हैं। ये सारे तो कोई लेबर है, एम्प्लॉय है ना। लेबर का मतलब ह्यूमन फैक्टर्स के बारे में बात किया है। पर क्या ये लोग डायरेक्टली पेन बना रहे हैं या पेन सही से बने इसके लिए वो काम कर रहे हैं? पेन सही से बने इसके लिए वो काम कर रहे हैं। तो ये किस लेवल के में चले जाएंगे? डायरेक्ट लेवल में केवल वही आएंगे जो क्या करेंगे, प्रोडक्शन का काम करेंगे। ठीक। तीसरा था एक्सपेंसेस। और मैंने बोला था कि कंपनी में मटेरियल और लेबर के अलावा जितने भी खर्चे होते हैं वो लगभग किस नेचर के होते हैं, इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। जैसे मैंने बोला था डेप्रिसिएशन, जनरल लाइटिंग, क्लीनिंग चार्जेस वगैरह वगैरह जितने भी ये सब चीज़ें होती हैं सारे किस में आते हैं, एक्सपेंसिव, इनडायरेक्ट। कुछ ही ऐसे खर्चे होते हैं जो डायरेक्ट नेचर के होते हैं और वो एक्सपेंसिव होते हैं। और कब, जब मैंने बोला था कि अब जब आप कोई स्पेसिफिक काम कर रहे होते हैं तब ये खर्चा जनरली देखने को मिलता है। यहाँ पे आपको जनरली देखने को मिल जाएगा रॉयल्टी देखने को मिल जाएगा, ठीक है, टैक्सेस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। या तो मैंने बोला था कि अगर मैं बोलूँ कि भैया मेरा एक स्पेशल आपको काम करना है जिसके लिए आपको स्पेशल टेक्निक्स, स्पेशल डिजाइन, स्पेशल मशीन वगैरह लाना पड़े, तो उसका खर्चा बाकियों से भी वसूलोगे या मेरे से? मेरे से, जिस ग्राहक का काम करे उससे वसूलोगे। ये सारे खर्चे किस नेचर के होते हैं, डायरेक्ट नेचर के। मशीन आपने लाया, उस मशीन के लिए आपने 10,000 रुपये का भाड़ा किया होगा और केवल उससे मेरा सामान बना रहे हैं, तो वो 10,000 मुझसे वसूलोगे या बाकियों से भी? जब क्योंकि वो काम मेरे काम को करने के लिए मशीन एक्वायर किया है तो उसका सारा खर्चा भी किससे वसूलोगे, मेरे से। वो सारा खर्चा डायरेक्ट नेचर का हो जाएगा और डायरेक्ट एक्सपेंसेस के थ्रू उससे चार्ज कर दिया जाएगा। लेकिन जो रूम का किराया दे रहे हो, क्या वो केवल मेरे लिए दे रहे हो या बाकी सामान भी बना रहे हो, बाकी ग्राहकों से भी दोगे? बाकी सामान बना रहे हो, बाकी ग्राहकों से भी क्या करोगे, बेच के वसूलोगे। तो रूम का किराया किसमें चला जाएगा? क्या वो मटेरियल है? रूम का किराया मटेरियल है? क्या वो कोई व्यक्ति है? नहीं। तो ना मटेरियल में जाएगा ना लेबर में, तो वो कहाँ पे चला जाएगा, एक्सपेंसेस में। क्या वो डायरेक्ट नहीं चलता होगा? क्या रूम का खर्चा डायरेक्टली किसी कस्टमर से लिया जाता है? नहीं। तो वो किसमें चला जाएगा, इनडायरेक्ट। इनडायरेक्ट का मतलब वो सबके ऊपर चला जाएगा। आप जो किराया दे रहे हो क्या किसी कस्टमर से लेते हो या सारे कस्टमर्स के ऊपर फैला देते हो? आपने 100 पेन बनाया, 100 रुपये का किराया दिया तो सारे पेन पे 1 रुपया किराया का जोड़ देते हो, ये तो करते हो। तो जो किराया सबसे वसूला जाए वो नॉर्मली किसी नेचर को जाएगा। लेकिन इस मेरे पेन को बनाने के लिए तुमने 2,000 रुपये का एक मशीन परचेज किया, 2,000 रुपये का डिजाइन परचेज किया मेरे पेन को बनाने के लिए, तो क्या वो बाकियों से भी वसूलोगे या केवल मेरे से वसूलोगे? मेरे से। वो किस नेचर का हो जाएगा, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? ठीक। मैंने इसी तीनों को बोला था कि यही तीनों अगर मिल जाए तो हमारा क्या बन के आ जाता है, पीसी। पीसी का मतलब प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है, मुख्य खर्चे, प्राइमरी खर्चे। जब हम घर बनाते हैं तो मैंने बोला था कि मिस्त्री साहब जरा बताओ ना, घर बनवा रहे हैं कितना खर्चा लग जाएगा, तो तुम क्या चाय पानी नाश्ते से शुरू कर रहे थे या आप बोले थे कि भैया बालू इतने का, गिट्टी इतने का, सीमेंट इतने का, ऐसे नहीं बना रहे? हम पहले बड़े जो मेन खर्चे होते हैं उनको काउंट किया जाता है, ठीक है। तुम्ही से मैं पूछूं कि छोड़ दो चाय पानी का, छोड़ दो, घर बनवाया कितने में बनवाया, तो तुम बोलोगे कि देखो मोटा मोटी देखिए जाए 22 में गिट्टी यानी सारे मटेरियल को मिला दिया जाए तो 20 लाख का खर्चा पड़ा और लगभग 20 लाख का मजदूरी पड़ा, 40 लाख और 1-2 लाख इधर उधर का ले लो, तो 42-43 लाख में मेरा घर कंप्लीट हो गया। तो जो चाय पानी का खर्चा था तुमने उसको सबसे लास्ट में रखा और इधर उधर में जोड़वा दिया। लेकिन ये जो 20 लाख पहले और 20 लाख बाद में जुड़वाया उसमें कई सारे आइटम्स हैं जो डायरेक्ट नेचर के थे, जिसमें हमारे मटेरियल और लेबर दोनों तरह के थे, ठीक है। तो मुख्य खर्चा कौन से हो जाएंगे, जिनसे हमारा प्रोडक्ट डायरेक्टली डील करना होगा। सारे डायरेक्ट खर्चों को जोड़ दिया जाए। मैं बोल दिया कि छोड़ो ये जो लाख रुपए का इधर उधर खर्चा होगा उसको छोड़ो, नॉर्मल बताओ कि मेन खर्चा कितना हुआ था। तो तुम क्या चाय पानी के वाला ही बताओगे या ये मटेरियल जो डायरेक्टली इस्तेमाल किया गया है, वो लेबर जो डायरेक्टली इस्तेमाल किया गया उन्हीं का खर्चा बताओगे? और उन्हीं का खर्चा अगर जोड़ दिया जाए तो क्या बन जाएगा, प्राइम कॉस्ट, प्राइमरी कॉस्ट, ठीक है। मुख्य खर्चे, इसी का शॉर्ट फॉर्म क्या है, प्राइम कॉस्ट, ठीक। और ऐसे खर्चे जो इनडायरेक्ट नेचर पे किए जाते हैं वो हमारे क्या बन जाएंगे, ओवरहेड्स। इसी को हम लोगों ने क्या बोला था, ओवरहेड्स, ठीक है। ओवरहेड्स का मतलब क्या बताया गया था, इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे, चाहे वो
मटेरियल का हो, लेबर का हो या एक्सपेंसेस का हो। यानी वो एक्सपेंसेस जो डायरेक्टली इस प्रोडक्ट में इस्तेमाल ना हो रहा हो, बल्कि क्या कर रहा हो, ये प्रोडक्ट सही से बने उसके लिए हेल्प कर रहा हो। ठीक है, मैंने ग्रीस डाला था, मैंने कॉटन वगैरह कपड़ा खरीदा था, किसके लिए? वो मटेरियल था, लेकिन क्या वो डायरेक्टली प्रोडक्शन में इस्तेमाल हो रहा था, या मशीन साफ सफाई या मशीन सही से चले उसके लिए हम लोगों ने खरीदा था, उसके लिए। मैंने चाय पानी लाया था, क्या चाय पानी मेरे बिल्डिंग में इस्तेमाल हो रहा है, या लेबर उसको पी के फ्रेश रहे और सही से काम करे उसके लिए लाया गया था, सही से। ठीक है, तो वो कहाँ पर आ जाएगा? ठीक है, और बाकी सारे एक्सपेंसेस तो इनडायरेक्ट नेचर के होते हैं। सारे इनडायरेक्ट नेचर के खर्चे को जोड़ दिया जाए तो हम इसको क्या बोलते हैं? ओवरहेड, ऊपरी खर्चा, अन्य खर्चा। और ये अन्य खर्चा भी कंपनी में हर जगह देखने को मिलेंगे। ऑफिस में भी देखने को मिलेगा, फैक्ट्री में भी देखने को मिलेगा, स्टोर में भी देखने को मिलेगा, सेलिंग डिपार्टमेंट में भी देखने को मिलेगा, हर जगह मिलेगा। अगर मैं किराए की बात करूँ तो क्या फैक्ट्री जहाँ पे होगा उसका हम किराया नहीं दे रहे होंगे? देखिए, क्या ऑफिस हमने जहाँ पे खोल रखा होगा क्या हम उसका किराया नहीं देंगे? दे रहे होंगे। अगर मैं किराए की बात करूँ, अपना होगा तो अलग बात है, अपना होगा तो किराया तो नहीं देना पड़ेगा, लेकिन किराए पे ले रखा, किराया देना पड़ेगा। हमने स्टोर बना रखा है, किराया देना पड़ेगा। हमने सेलिंग डिपार्टमेंट बना रखा है, किराया देना पड़ेगा। बिजली का खर्चा, फैक्ट्री होगा देना पड़ेगा, ऑफिस होगा देना पड़ेगा, स्टोरेज होगा देना पड़ेगा, सेलिंग डिपार्टमेंट होगा देना पड़ेगा। तो ऐसे खर्चे जो हर जगह होते हैं, ठीक है, हमें उसको क्या करना पड़ेगा? अलग अलग तरीके से बांटना पड़ेगा। मैंने आपको लास्ट क्लास में बोला था, जैसे इस पूरे कॉलेज में हर डिपार्टमेंट का है अपना अपना खर्चा है। कॉमर्स डिपार्टमेंट के अपने खर्चे हैं, आर्ट्स के अपने, साइंस के अपने, एग्रीकल्चर के अपने। हर जगह का हो सकता है कि मैं कहूँ कि झाड़ू लगाने वाला स्वीपर कुछ ना कुछ पैसा दे रहा होगा, तो या तो आप उसको कमरे वाइज बांट दो, या तो सारे डिपार्टमेंट का अलग अलग हिसाब किताब कर दो कि कॉमर्स डिपार्टमेंट में आपने सफाई किया इतना खर्चा, यहाँ पे सफाई किया बीए में इतना खर्चा, आर्ट में किया इतना खर्चा, एग्रीकल्चर में किया इतना खर्चा। तो हमें भी यहाँ पे क्या करना है? अपने डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट के हिसाब से इसको बांट दिया गया था। कितने डिपार्टमेंट बनाए गए थे, कितने लेवल बनाए गए थे? 3। कौन कौन से नाम थे? ये हमारे क्या थे? ओवरहेड। और ओवरहेड को भी हम लोगों ने 3 लेवल में बांटा था। कहाँ कहाँ पे देखने को मिलते हैं? फैक्ट्री लेवल पे देखने को मिलते हैं, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे देखने को मिलते हैं, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन लेवल पे देखने को मिलते हैं। ठीक है, रेंट है, सैलरी है, जनरल राइटिंग है, इंश्योरेंस है, ये सारे खर्चे हर जगह होते हैं। तो पहले मैं क्या करूँगा? फैक्ट्री लेवल का मतलब फैक्ट्री तक होने वाला छोटा मोटा सारा खर्चा। फैक्ट्री के अंदर जितने भी छोटे मोटे सारे खर्चे होंगे हम इसको क्या करेंगे? यहाँ पे लिख लिया जाएगा। ऑफिस में जितने भी छोटे मोटे खर्चे होंगे यहाँ पे लिख लिया जाएगा, और सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जितने छोटे मोटे खर्चे होंगे यहाँ पे लिख लिया जाएगा। ठीक है, और यहीं से हमारा क्या बन जाएगा? टोटल। यहीं से हमारा क्या बन जाएगा? टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट का मतलब शुरू से लेकर अंत तक हमने जितने भी खर्चा किया सबको अगर जोड़ दिया तो हमारा क्या निकल गया था? टोटल कॉस्ट। ठीक है, चलो इतनी बातें क्लियर है? रेगुलर रहो, नहीं तो बहुत सारी चीज़ें हवाले में जुड़ेंगी कि हम क्या कर रहे हैं। जो पहला दिन होगा उनको आधी बातें समझ में नहीं आ जाएंगी कि हम क्या कर रहे हैं। रेगुलर करो, ठीक है, क्लैरिटी मिलता रहेगा। क्योंकि ये सारी बातें लगभग मैंने 1 या 2 क्लास में डिस्कस किया है पहले भी ऑलरेडी। चलो इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, अब हमें करना क्या है? हमें आगे हर एक चीज़ का एक चैप्टर पढ़ना है। जैसे हमें अगला चैप्टर मिलेगा मटेरियल, उसके बाद हम पढ़ेंगे लिमिट, उसके बाद पढ़ेंगे एक्सपेंसेस। ठीक है, क्यों हम इसी सीक्वेंस में पढ़ेंगे? मैंने बोला कि सबसे ज़्यादा हमारा जहाँ पे खर्चा लगा होगा हमारा दिमाग भी वहीं पे लगा रहता है। तुमने अगर तुम्हारा एक डायमंड का बिजनेस है तो डायमंड वाले पे ज़्यादा फोकस रखोगे, या उस डायमंड को पैक करने के लिए तुम्हारे पास प्लास्टिक के भी डब्बे हैं, तो कहाँ पे दिमाग तुम्हारा ज़्यादा लगा रहेगा? डायमंड को मैनेज करने में, प्लास्टिक को? डायमंड। क्योंकि आपको भी पता है कि अगर उसमें ज़रा सा भी गड़बड़ी हुआ तो बहुत बड़ा ह्यूज लॉस हो सकता है। घर बन रहा है, तुम्हारे पास कोई डिजाइन नहीं है, कोई मैप नहीं है, तुमने जैसे मन करा वैसे बना रहे हो, तो तुम्हें लगातार मजदूरों पे नज़र बनाए रखना पड़ता है कि कहीं मजदूर कहीं कुछ गलती ना कर दें। क्योंकि एक बार जो घर बन जाएगा हम उसका शेप साइज चेंज नहीं कर पाएंगे, तो हमें लगातार क्या करना पड़ता है? नज़र बनाए रखना पड़ता है। ठीक है, जरा सी गलती हो जाएगी, अगर हम उसको टाइमली रहते हुए सुधार नहीं पाएंगे तो आगे होने वाला तो बर्बादी होगा ही होगा, बाकी पूरा प्रोसेस भी पीछे का क्या हो जाएगा? सही होते हुए बर्बाद हो जाएगा। अगर कोई तुम काम कर रहे हो
लास्ट में आते आते मैं ही गड़बड़ कर दिया तो मेरा तो बर्बाद हुआ। अगर मेरे बाद भी होगा तो वो अगर ध्यान नहीं दिए तो वो आगे भी जाके गड़बड़ी करेगा, और पीछे जिन्होंने सही सही मेहनत किया तो उनका भी मेहनत पानी में चला जाएगा। चला जाएगा या नहीं चला जाएगा? क्योंकि गलतियाँ अगर देर से पकड़ी जाएंगी तो सुधार की संभावना कम होगी। गलती जितनी जल्दी पकड़ी जाए हम उतना ही क्या कर पाएंगे, सुधार और बचाव कर पाएंगे। हमें करना क्या है, इन तीनों पे कंट्रोल करना है। वजह हमने बोला था प्रॉफिट बढ़ाना है। हमने क्या बात किया था, प्रॉफिट। और प्रॉफिट बढ़ाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही तरीका था। कौन से दो तरीके थे भाई प्रॉफिट को बढ़ाने के? प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके कौन से थे? प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके नॉर्मली बताए गए थे। वैसे तो बहुत सारे तरीके होंगे, नॉर्मली दो तरीके बताए गए थे। कौन कौन से? प्रॉफिट को बढ़ाने के कितने तरीके? दो। हमारा पर्पस क्या है, हमारा पर्पस क्या है, बिजनेस का पर्पस क्या होता है, प्रॉफिट को हमेशा क्या करना, बढ़ाना। इस प्रॉफिट को बढ़ाने के दो तरीके, या तो हमें क्या करना पड़ेगा, अपने सेल्स को बढ़ा देना होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा, या हमें कॉस्ट को क्या कर देना होगा, रिड्यूस कर देना होगा तो हमारा प्रॉफिट बढ़ जाएगा। पहले जहाँ पे हम 10 ग्राहकों को बेच रहे थे, अगर वहाँ पे हम 15-20 को बेचना शुरू कर दें किसी तरीके से तो हमारा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ठीक। लेकिन मैंने बोला था कि ये सेलिंग वाला कॉन्सेप्ट आप अगले सेमेस्टर पे पढ़ोगे मार्केटिंग वाले सेक्टर में। हमारा फोकस कहाँ पे होने वाला है, कॉस्ट कम होगा तो आपको प्रॉफिट ज़्यादा होगा। कैसे? क्योंकि हमें पता है नॉर्मली अगर देखा जाए सेलिंग प्राइस किस किस चीज़ से मिलकर बनता है, सेलिंग प्राइस किस दोनों चीज़ों से मिलकर बनता है, कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। विक्रय मूल्य बराबर क्या होता है, क्रय मूल्य प्लस लाभ, यही तो होता है। हमने सोचा था एक पेन बनाएंगे 10 रुपये में, 5 रुपये फायदा जोड़ेंगे तो बेचेंगे कितने में, 15 रुपये में। क्या ये प्राइस, ये 15 रुपये आपने अपने मन से तय कर लिया था या इसके पीछे भी कई सारे वजह रहेंगे, कई सारे वजह। पहले तो हम देख लेते हैं कि क्या ये 15 रुपये हमने जो फिक्स किया उससे मेरा प्रॉफिट जितना हम चाह रहे हैं उतना प्रॉफिट निकल जाएगा या नहीं निकल जाएगा। दूसरा, मार्केट में क्या हमारे जैसा ही कोई कंपटीटर है, अगर है तो वो कितने का बेच रहा है। क्योंकि अगर वो वैसा ही पेन और सस्ते में बेचेगा और हम कुछ भी अलग नहीं देंगे तो हमारा पेन कोई मामूली में क्यों खरीदेगा। मार्केट में एक बार प्राइस जो फिक्स हो जाता है वो बार बार चेंज नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर के ऊपर साइकोलॉजिकल प्रेशर आता है। बार बार चैलेंज दे जाएंगे भैया इसी कंपनी में क्या दिक्कत है कि बार बार दाम घटा बढ़ा रहा है। इसलिए ये भी हमारा जनरली चेंज नहीं होता है, चेंजेबल नहीं होता है बार बार, लॉन्ग टर्म में हो सकता है। ठीक है, तो हमने सोचा 10 का सामान बनेगा, 5 रुपये प्रॉफिट जोड़ेंगे, ठीक है, 15 रुपये का हो जाएगा। अगर मैं कहूँ कि आपने काम किया और 10 की जगह 12 रुपये का सामान बना तो क्या आप उसको 5 रुपये प्रॉफिट जोड़ के 17 रुपये में बेचना शुरू कर दोगे? क्या ये पॉसिबल है? जब मार्केट में सारे कॉम्पिटिटर्स 15 का बेच रहे हैं तभी तो आपने भी 15 का बेचने का सोचा होगा। क्या 15 का चीज़ 17 में बेच पाओगे? अरे लास्ट में उठाएगा, क्या 15 का चीज़ 17 में बेच पाओगे? नहीं, क्योंकि मार्केट में कंपटीशन में आप क्या हो जाओगे, पीछे हो जाओगे। तो आपकी मजबूरी है, मार्केट का फोर्स कह रहा है कि भैया आपको बेचना कितने पड़ेगा, तो 15 में, क्योंकि बाकी सारे दुकानदार भी सिमिलर पेन कैसे कितने का बेच रहे हैं, 15 का। बनाया 12 में, बेचा 15 में, तो प्रॉफिट 5 की जगह कितने का होगा, कि वो 3 का। सोचा था प्रॉफिट 5 का होगा, हुआ 3 रुपये का। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये गड़बड़ी है। अगर हमें प्रॉफिट को बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट को बढ़ाना पड़ेगा या कॉस्ट को रिड्यूस करना पड़ेगा, रिड्यूस। हम जितना सस्ते में पेन बना लेंगे उतना ही हमारा फ़ायदा ज़्यादा होगा। चलो घटिया मटेरियल लगा देते हैं, सामान सस्ता बन जाएगा। क्या घटिया मटेरियल घटिया लेबर लगा के हम सामान सस्ता बना के मार्केट में अपने आप को कम्पीट कर पाएंगे? घटिया सामान देके तो आप कभी भी कम्पीट नहीं कर पाओगे। तो या तो है सामान सस्ता बने लेकिन उससे क्वालिटी और क्वांटिटी में कोई इम्पैक्ट नहीं आना चाहिए, ये भी बोला था। तो अगर मैं कोई इफर्ट करूँ और जहाँ पे 10 का सामान मैं गलती से 9.5 में भी अगर बढ़ा ले जाऊँ, बना ले जाऊँगा तो भी बेचूंगा कितने में, 15 में, क्योंकि ये कम्पिटिटिव प्राइस है। 15 में बेचूंगा तो फायदा मेरा कितने का हो जाएगा, 5.5 का। यदि अगर मेरा कॉस्ट रिड्यूस होता है तो मेरा प्रॉफिट क्या हो जाएगा, बढ़ता जाएगा। अगर मैं किसी तरह से को 9 रुपये में बना लूँ तो अभी बेचूंगा 15 रुपये में, प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 6 रुपये में। याद रहे बस क्वालिटी वगैरह में कोई गड़बड़ी ना हो। ठीक है, मैंने पार्ले जी का एग्जांपल दिया था कि पार्ले जी 20% एक्स्ट्रा बहुत दिनों से ऐसा एड्स चला रहा है, लेकिन आप देखते होंगे पैकेट छोटा आ रहा है। आप भी कंपेयर करते हो कि 20% का कोई फायदा नहीं, पहले इसका पैकेट बड़ा आता था, ज़्यादा बिस्किट चलते थे, अब इसकी बिस्किट कम आ रही है। ठीक
ठीक है, वो क्या बार बार प्राइस चेंज कर रहा है, महंगाई बढ़ी तभी तो वो बिस्किट कम कर रहा है। आपको अगर थोड़ा सा सेंस यूज करें तो हम भी कहते हैं कि भाई क्या करोगे, महंगाई इतनी बढ़ गई है, कितना वो पहले जितना बिस्किट दे पाता था नहीं दे पा रहा है, इसलिए बिस्किट कम कर दिया है। क्यों नहीं वो प्राइस को चेंज कर पा रहा है? क्योंकि उसको पता है कि उसके कस्टमर किस प्राइस से जुड़े हुए हैं, 5 रुपये। और बहुत सारे हमारे ऐसे फैमिली हैं जो इस 5 रुपये का मतलब नॉर्मली अगर गाँव में देखा जाए, भूख लगी हो, ठीक है, जब ज़्यादा जोर के भूख लग रही थी तो कौन सा बिस्किट डिमांड करते हैं, कोई क्रीम, कोई रॉयल बिस्किट या पार्ले जी, सबसे ज़्यादा बिकने वाला बिस्किट है पार्ले जी। ठीक है, अगर प्राइस चेंज हुआ कस्टमर पे साइकोलॉजिकल इफेक्ट आएगा। आप कई बार आपने फील किया होगा उसका साइज भी छोटा हुआ है, बिस्किट पतला भी हो गया है, और कई बार आपको लगा होगा कि इसका हल्का फुल्का टेस्ट भी चेंज है। अगर आपको टेस्ट में गड़बड़ी लगा तो आप कहीं ना कहीं बिस्किट शिफ्ट करना शुरू कर दोगे। लाइक अभी आपने एग्जांपल मैं दिया था कल या परसों, वो स्प्राइट का, आपने फील किया होगा गर्मियों में पहले उसका टेस्ट कुछ और लगता था, अब उसका टेस्ट थोड़ा सा अलग लग रहा है। कुछ केमिकल्स को उसमें मिलाने से रोका गया, कुछ केमिकल्स इधर इन्होंने बढ़ा दिया। ठीक है, तो इस वजह से हमारा क्या आ रहा है, क्वालिटी वगैरह टेस्ट चेंज होता है। तो हम लोग कई बार जो बीच में तो ऐसा बहुत हो गया था, स्प्राइट लोग छोड़ना शुरू कर दिए थे उसी टेस्ट की वजह से। तो उसने कुछ एक नया केमिकल निकाला और उसको मिला के फिर से अपने आप को रिवाइव कर रहा है। ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। फिलहाल हमारा पर्पज क्या है, कॉस्ट को कम करना, और इसीलिए मैंने आपको बुक पॉइंट लिखवाया था कॉस्ट कंट्रोल और कॉस्ट रिडक्शन वाला। सबसे पहले हम 12 को कहाँ तक लाने की कोशिश करेंगे, 10। ये कौन सा प्रोसेस था हमारा, कॉस्ट कंट्रोल वाला। और 10 को भी अगर कम कर दे तो हमारा कौन सा प्रोसेस था, कॉस्ट रिडक्शन वाला। याद है, पहला पॉइंट मैं लिखवाया था पहले। बाकी बुक नहीं रहेगा तो हम आगे बढ़ नहीं पाएंगे।